हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपका पुनः बीकेबी हाईटेक स्कूल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम लोग जीव विज्ञान में कल जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत देख रहे थे। हमारा टॉपिक था जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत, और मैंने कहा था आप लोगों से कि इस पृथ्वी पर जीवन किस किस रूप में और कैसे प्रकट हुई है, इसको लेकर अनेक कहानियां हमारे समाज में विद्यमान है। हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं। इसी से संबंधित बहुत सारे मत हम लोग एक बार फिर से जानेंगे, जिसमें एक सिद्धांत के रूप में मैंने कल चर्चा किया था स्वतः जनन। स्वतः जनन में क्या कहा गया था, मैंने कल आप लोगों को बताया था कि इसमें कहा गया था जैसे मांस है तो मांस पर अपने आप मक्खियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, छेना, पनीर, उसी प्रकार उस पर तितलियाँ उपज जाती हैं। अपने आप जीवों का जनन हो जाता है, जीव आ जाते हैं। इसी मत को, इसी सिद्धांत को स्वतः जनन कहा जाता है। स्वतः जनन से संबंधित हम लोग दो प्रयोग देखेंगे, जिसमें से एक प्रयोग हमने कल रेडी का प्रयोग देखा था। रेडी जिन्होंने 1860 में अपना प्रयोग किया था, और इन्होंने 1680 में किया था। इसमें इन्होंने किया था क्या किया था, मैंने कल बताया था। 3 जार लिया था इन्होंने, और तीनों जार में उन्होंने मांस के टुकड़े डाला था। एक को प्लास्टिक से पैक किया था, दूसरे को कागज से, और तीसरे को खुला छोड़ रखा था। इस प्रयोग में इन्होंने कुछ दिन के बाद देखा कि जो प्लास्टिक से पैक था या कागज से पैक था, उस पर मक्खियों ने अंडा सिर्फ कागज पर या प्लास्टिक पर या कपड़े पर दिए। मांस के ऊपर कोई अंडा या लार्वा नहीं मिला, मक्खियों का झुंड नहीं मिला। लेकिन जो खुला था उन्हीं पर मक्खियों के अंडे मिले। अर्थात उन्होंने यह बताया कि मांस के टुकड़े या इस प्रकार का कोई चीज रख देने से जीवन की उत्पत्ति नहीं होती है। उन्होंने कहा कि पूर्व से, पहले से अगर कोई मक्खी अगर आती है तो वो अंडे जन सकती है या जन्म हो सकता है। मतलब पूर्व से स्थित जीवों से ही जीव की उत्पत्ति होगी। ऐसे ही कोई पदार्थ पर जीवन की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। आज ये रेडी का मतलब ये था, प्रयोग था। आज हम लोग देखेंगे लुईस पाश्चर के द्वारा क्या प्रयोग किया गया था। लुई पाश्चर, जिनका जन्म 1822 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1895 ईस्वी में हो गई थी। इन्होंने जो प्रयोग किया वह 1864 में किया। 1864 ईस्वी में प्रयोग किया। इस प्रयोग में उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इस प्रयोग को समझने के पहले मैं एक चर्चा करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं। लुई पाश्चर ही ऐसे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पाश्चराइजेशन का विधि दिया। इन्हीं के नाम पर पाश्चरीकरण या पाश्चराइजेशन कहा जाता है। आप भली बातें जानते हैं कि जो पैकेट्स में
दूध आते हैं वो पाश्चराइज्ड मिल्क होते हैं। हिंदी में अगर मैं कहूँ तो पाश्चरीकृत दूध होते हैं। पाश्चरीकृत कैसे किया जाता है ये जानना जरूरी है। तो कहा जाता है कि 70 डिग्री सेल्सियस पर यदि दूध को आधे घंटे 30 मिनट तक उबाला जाए तो वह दूध जो है पाश्चराइज्ड हो जाता है, पाश्चरीकृत हो जाता है, या यूं अपने शब्दों में अगर कहूं तो स्टेराइल हो जाता है। वह दूध 1 या 2 दिनों तक बिना उबाले रखा जा सकता है, उसमें सूक्ष्म जीव नहीं लगेंगे, दूध नहीं फटेगा। यह कहना था लुई पाश्चर का और इन्हीं के नाम पर पाश्चराइजेशन यानी पाश्चरीकृत कहा गया कि दूध को पाश्चरीकृत किया जाता है। ये जान लिए। अब जानने के बाद लुई पाश्चर ने इस स्वतः जनन पर कैसे प्रयोग किया ये हमें समझना है। तो इन्होंने क्या किया कि एक लंबा गर्दन वाला इन्होंने फ्लास्क लिया और फ्लास्क लेकर जो जीवन के लिए पोषक पदार्थ होते हैं, ग्लूकोज, ऑक्सीजन इत्यादि पोषक पदार्थ का घोल इसमें डाल दिया। डालने के बाद इसे गर्म किया इन्होंने। मेरी बात ध्यान से देखिएगा, जो मैं बोल रहा हूं वही लिखना है आपको। पोषक पदार्थ डालने के बाद इसको उन्होंने क्या किया, गर्म किया आधे घंटे तक। और गर्म करने के बाद इसका गर्दन जो है इन्होंने एस शेप कर दिया और एस शेप करके बंद कर दिया, बंद कर दिया इसे। ऐसा इन्होंने बंद किया कि बाहर से कोई भी सूक्ष्म जीव अंदर प्रवेश न कर सके। और इन्होंने 2-4 दिनों के बाद देखा तो पाया कि इसमें कोई भी सूक्ष्म जीव नहीं है, कोई सूक्ष्म जीव नहीं है, जीवन विहीन है या पोषण पदार्थ रहते हुए भी। अब इन्होंने फिर एक काम किया। गर्म किस लिए किया समझ रहे हैं ना? नहीं समझ में आया? अभी मैंने बताया पाश्चराइजेशन किया इन्होंने, इसको स्टेराइल कर दिया। स्टेराइल का मतलब कि इस पोषक पदार्थ में जो भी सूक्ष्म जीव थे, बैक्टीरिया, वायरस, पहले से जो कुछ भी अगर कल्पना करें वो सब के सब क्या हो जाए, मर जाए। जैसे दूध को उबालते हैं ना कि दूध में बैक्टीरिया वायरस मर जाए, उसी प्रकार इसे भी क्या किया उन्होंने, उबाल कर रखा ताकि इसमें कोई भी अगर सूक्ष्म जीव गलती से है तो वो मर जाए। और इन्होंने पाया जब बंद करके छोड़ दिया था तो इसमें एक भी सूक्ष्म जीव उन्होंने नहीं पाया। अब अगले दिन क्या किया, फ्लास्क को खाली किया और खाली करके इसमें पोषक पदार्थ पुनः भर दिया। और पोषक पदार्थ भरने के बाद ये ढक्कन को खुला छोड़ दिया। और 2-4 दिन के बाद इन्होंने देखा, अवलोकन किया तो इन्होंने पाया कि इसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव छोटे छोटे उत्पन्न हो गए हैं। अब बताइए आप ही कि लुईस पाश्चर अगर आप होते और किया करते तो आप क्या करते? जी बिल्कुल यही कहते आप कि बाहर से सूक्ष्म जीव कहीं ना कहीं अंदर आए और पोषण पदार्थ देकर यहीं पर रह गए और वे अंडे देने लगे, प्रजनन की उनकी संख्या बढ़ गई। तो अब निष्कर्ष के रूप में आप क्या कहेंगे, है ना? निष्कर्ष के रूप में आप क्या कहेंगे? निष्कर्ष के रूप में आप यही कहेंगे कि पहले से स्थित जीव से ही जीव उत्पन्न होते हैं। यहाँ भी पहले से जीव बाहर से आए तभी ना यहाँ पर जीव उत्पन्न हुए। अगर हमने रास्ता को बंद कर दिया था तो कहाँ से जीव आते? और जीव नहीं है
है ना। तो ये था लुईस पाश्चर का प्रयोग, जो किस लिए था, स्वतः जनन पर आधारित था। ठीक है, तो हमने अभी एक सिद्धांत देखा और उस सिद्धांत पर कुछ प्रयोग भी हमने देखा। उस सिद्धांत को हमने क्या कहा था, स्वतः जनन। अब आज हम लोग दूसरे सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा दूसरा सिद्धांत है विशेष सृष्टि। विशेष सृष्टि सिद्धांत। यह विशेष सृष्टि सिद्धांत क्या है? यह विशेष सृष्टि सिद्धांत कहता है कि जीव की उत्पत्ति किसी अलौकिक शक्ति के द्वारा, यानी ईश्वर भगवान, इस दुनिया से परे कोई शक्ति है, ईश्वर भगवान, उनके द्वारा अचानक इस पृथ्वी पर सभी जीवों का सृजन कर दिया गया, या फिर किसी अलौकिक शक्ति के द्वारा ही धीरे धीरे एक जीव, फिर दो जीव, तीसरे जीव, अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रजातियों के जीव इस पर उत्पन्न कर दिए गए अलौकिक शक्ति के द्वारा। इस सिद्धांत को ही कहा जाता है विशेष सृष्टि सिद्धांत। ठीक है, आप क्या कहेंगे, इससे सहमत हैं? अगर आप विद्यार्थी नहीं रहते तो सहमत होते, अगर विद्यार्थी हैं तो कहेंगे कि नहीं, यह इससे मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन गांव देहात में अगर आप कहेंगे अपनी मम्मी या दादा से अगर पूछेंगे तो लोग यही कहेंगे कि ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है और एक ही बार में कर दिया। अभी भी लोग कहते ही हैं, लेकिन आप तो विज्ञान पढ़ने वाले हैं, आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। इसका जब तक प्रमाण नहीं मिलेगा, पुख्ता सबूत नहीं मिलेगा, तब तक इस बात को हम नहीं मानेंगे। चलिए अब हम तीसरे सिद्धांत की बात करते हैं। तीसरा सिद्धांत क्या है? तीसरा सिद्धांत है कॉस्मोजोइक सिद्धांत। कॉस्मोजोइक सिद्धांत। यह सिद्धांत दिया गया था आर्हेनियस के द्वारा। कब दिया गया था? 1903 में, है ना। 1903 में क्या कहा था इन्होंने? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इन्होंने दो बातें कही थी। दो बात में इस सिद्धांत में आर्हेनियस ने जो कहा था, वो सबसे पहले कहा था कि जिस प्रकार इस पृथ्वी पर बहुत सारे पदार्थ मौजूद थे, उसी प्रकार ऑलरेडी पहले से ही इस पृथ्वी पर जीव भी विद्यमान थे। मतलब जीवन की उत्पत्ति यहाँ नहीं हुई, पहले से जिस प्रकार से जिस प्रकार से पदार्थ अनकण यहाँ पर मौजूद थे, उसी प्रकार से यहाँ पर जीव भी। और इनका दूसरा जो सिद्धांत था, इसी सिद्धांत में एक दूसरा भी इनका मत था। वो क्या मत था? दूसरा मत कि इस पृथ्वी पर जीव अन्य जगहों से, अन्य ग्रहों से, इस ब्रह्मांड में जैसे बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे ग्रह हैं, यानी एलियंस जिसे हम जानते हैं कि किसी अन्य ग्रह से जब कोई जीव आता है तो उसे एलियंस कहा जाता है। तो इस पृथ्वी पर भी जो जीव, वो सभी जीव एलियंस के रूप में दूसरे ग्रहों से होकर आए हैं। इनकी भी बातों को काट दिया गया। और क्यों काटा गया आप समझ रहे होंगे। एक तो पहली बात
कि अभी तक दूसरे ग्रह पर कोई जीव संसार खोजा नहीं गया है, तो कैसे यहाँ आने की बात नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, हम जानते हैं कि बहुत सारे तत्व इस पृथ्वी पर नहीं थे शुरुआती दौर में। जब तत्व नहीं थे तो जीवन की हम कल्पना कैसे कर लेंगे, क्योंकि जीवन के लिए जो शरीर की रचना है वह बहुत सारे तत्वों से हुई है, और वो तत्व जिनसे कि शरीर बना है वो तत्व ही इस पृथ्वी पर नहीं थे। वो तो धीरे धीरे विखंडन और संयोजन हुआ, जिसके कारण बहुत सारे तत्व नेचुरली इस पृथ्वी पर मिले। तब कहीं जाकर आधुनिक मत के अनुसार तब कहीं जाकर बहुत सारे तत्वों से बहुत सारे यौगिक बने, और उन यौगिकों से शरीर की रचना हुई, है ना। तो इसीलिए इनके मत को मान्यता नहीं दी गई, है ना। तो इन दोनों जो इनके दोनों मत थे, आप दोनों मतों के बारे में लिखेंगे, है ना। इसको कहा जाता है कॉस्मोइक सिद्धांत, आर्हेनियस के द्वारा दिया गया था, 1903 में दिया गया था, है ना। एक सिद्धांत के बारे में हम और चर्चा करना चाहेंगे, जिसे प्रकृतिवादी सिद्धांत कहा जाता है। नंबर 4 सिद्धांत प्रकृतिवादी सिद्धांत। यह प्रकृतिवादी सिद्धांत क्या होता है जानिए। ये भी स्वतः जनन के तरह ही सिद्धांत है, लेकिन स्वतः जनन में कहा गया कि अन्य पदार्थों पर से जीव की उत्पत्ति हो जाती है कहीं पर भी। लेकिन इस प्रकृतिवादी सिद्धांत में सिर्फ यह बताया गया था कि जब पृथ्वी पर तत्व थे तो सबसे पहले कहाँ थे, समुद्र में थे, और समुद्र में ही सबसे पहले बहुत पहले कार्बनिक यौगिक बने, क्योंकि बहुत सारे तत्व उसमें मौजूद थे। और जब कार्बनिक यौगिक बन गए थे समुद्र में, तो इसलिए जीवों की रचना, जीवों का अस्तित्व सबसे पहले समुद्रों में अपने आप स्वतः ही हो गए। और इसका प्रमाण क्या दिया जाता है? इसका प्रमाण यह है कि जीव शरीर के अंदर जितने तत्व या यौगिक, कार्बनिक यौगिक मौजूद होते हैं, वो सारे तत्व यौगिक समुद्र में पाए जाते हैं। इस सिद्धांत से आधुनिक वैज्ञानिक भी कुछ हद तक सहमत है, कुछ हद तक सहमत है, पूरी तरह से सहमत नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि उसमें जीव चले गए बाहर से, और जब समुद्र में रहने लगे तो तो जीवों का अपशिष्ट समुद्रों में ही मिलता है अभी। तो हम यह कैसे कर सकते हैं कि जीव शरीर के अंदर पाए जाने वाला हर प्रकार का यौगिक पहले से समुद्र में मौजूद था? ऐसा तो हम नहीं कर सकते हैं। हो सकता है जीवों के जाने के बाद वो सब चीज उसमें मिलने लगा हो। इसलिए इस बात को, जो प्रकृतिवादी सिद्धांत है, इस बात को भी हम कई तरह से खंडन कर सकते हैं, है ना। तो अब हम पांचवा मत देखें। पांचवा मत में हम लोग देखेंगे चार्ल्स डार्विन क्या कहते हैं। चार्ल्स डार्विन का मत या सिद्धांत। इनका कहना था कि बहुत पहले पृथ्वी पर सभी तत्व तो मौजूद नहीं थे, लेकिन अमोनिया
या अमीनो अम्ल इस पृथ्वी पर जीव शरीर के बाहर था, अमीनो अम्ल। और वो अमीनो अम्ल फॉस्फेट के साथ मिला और प्रोटीन बना, और फिर उस प्रोटीन से कोशिका और पूरा शरीर बना। ऐसा चार्ल्स डार्विन ने कहा था। और इन्होंने प्रयोग भी किया, अमीनो अम्ल का फॉस्फेट के साथ सूर्य के प्रकाश के मदद से इन्होंने प्रोटीन बनाकर दिखाया, और वैसा प्रोटीन जो कोशिका में यानी शरीर में पाया जाता है। ये इनका मत था, है ना। तो इन्होंने फॉस्फेट एवं अमोनिया, अमीनो अम्ल मौजूद था पहले, और फॉस्फेट और अमोनिया लिया और उससे प्रोटीन का संश्लेषण किया। लेकिन इन्होंने ये भी अब कह दिया कि अब अमीनो अम्ल जीव के शरीर के अंदर ही मिलेगा, या प्रोटीन बाहर नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं, क्योंकि बाहर अब बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, जो उन्हें नष्ट कर देते हैं, उन्हें स्वतंत्र अब नहीं रहने देते, है ना। चार्ल्स डार्विन का यह सिद्धांत था। इस पर अभी विचार किया जाता है, अभी भी, है ना। ये सब प्राचीन सिद्धांत है ना। अब हम लोग देखेंगे छठा सिद्धांत क्या है। छठा जो सिद्धांत है वो हेल्डेन का सिद्धांत या हेल्डेन का मत कहिए। हेल्डेन, जिनका पूरा नाम था JBS हेल्डेन, शॉर्ट में ये नाम है इनका। पूरा नाम तो मुझे भी नहीं मालूम है। JBS हेल्डेन इनको कहा जाता है। ये अभी के वर्तमान सदी की अगर बात करूं तो ब्रिटिश के सबसे बड़े, बहुत महान जो है ये जीव वैज्ञानिक हैं। और इनके बारे में जाने कि इनका क्या कहना है जीवों की उत्पत्ति के बारे में। तो इन्होंने कहा था कि बहुत पहले इस पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड था, जल वाष्प के रूप में था, और अमोनिया था। धीरे धीरे ये पदार्थ जब सूर्य के प्रकाश से अल्ट्रावायलेट रेज पड़ता है, पराबैंगनी किरणों का, पराबैंगनी किरणें जब इन पर पड़ी तो इन्हीं के विघटन से और पुनः संयोजन से जैव रसायन बने, यानी जीव के अंदर पाए जाने वाले रसायन बने। जैसे ग्लूकोज की अगर बात करें, अमीनो अम्ल की बात करें, जिससे कि प्रोटीन का निर्माण होता है, ये सब के सब इन्हीं से बने, कार्बन डाइऑक्साइड, जल से और अमोनिया से। और ये पदार्थ धीरे 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 कहाँ चले गए? समुद्र में चले गए। और समुद्र में जाने के बाद इनसे पुनः जो है वसा बना, प्रोटीन बना, न्यूक्लिक अम्ल बना, ये सब और जैव रसायन बने। और ये सब रसायन जब बन गए तो समुद्र के अंदर ही सबसे पहले जीव शरीर की रचना हुई, यानी जीव आए। और ऐसे भी आप याद रखें कि आधुनिक विज्ञान भी इसी पर कार्य करता है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि सबसे पहले इस पृथ्वी पर जीव जो आए थे वो समुद्र में ही आए थे, है ना। तो काफ़ी हद तक जो है आज भी हेल्डेन का मत, हेल्डेन का सिद्धांत माना जाता है। अब हम लास्ट एक सिद्धांत देखेंगे, नंबर 7, जिसे कहा जाता है ओपेरिन का सिद्धांत या ओपेरिन का परिकल्पना भी कहा जाता है या ओपेरिन का मत भी कहा जाता है, जिस नाम से भी आप लोग जाने। ओपेरिन का पूरा नाम जो है
शॉर्ट में AI ओपेरिन है, जिन्होंने 1938 में अपना मत दिया था। 1938 में अपना मत दिया था। इन्होंने क्या कहा था अपने मत में? इन्होंने कहा था कि जीवन की जो उत्पत्ति है वह आदि पृथ्वी से हुई, यानी पृथ्वी बहुत पहले एक दूसरे रूप में थी। ऐसे रूप में थी कि यहाँ पर कार्बनिक यौगिक पहले से उपस्थित नहीं थे, बल्कि पहले अपचायक रिड्यूसिंग, जैसे अभी वर्तमान समय में जो वातावरण है वह क्या है? उपचायक है, ऑक्सीडाइजिंग है। लेकिन बहुत पहले रिड्यूसिंग यानी अपचायक वातावरण थी, जिसमें कि अमोनिया था, जल वाष्प था, मीथेन गैस था इत्यादि था। और उस समय इन्हीं के द्वारा समुद्र में कार्बनिक पदार्थों का गठन हुआ, और कार्बनिक पदार्थों के दौरान धीरे धीरे ये बहुत सारा, जैसे हम बात करें कि पराबैंगनी किरणें हैं, विद्युत विसर्जन मतलब बिजली का चमकना है, ज्वालामुखी है, इन सब से एनर्जी पा पाकर वो अपचायक जो था पदार्थ, उन सब ने कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया। ऐसा कार्बनिक पदार्थ या ऐसा प्रोटीन का निर्माण किया जिससे कि एक कोशिका जैसे कि जीव की संरचना हो सके। और ये भी जो क्रिया हुई ये समुद्र में हुई, जल में ही हुई। इनकी अगर मत की बात करें तो सबसे पहले तो ओपेरिन का यह जो मत था मान्यता नहीं मिला, लेकिन इन एक बात जो है आज भी माना जाता है। क्या माना जाता है? कि आदि पृथ्वी पर, बहुत पहले इस पृथ्वी पर अपचायक स्थिति थी, ऑक्सीजन उस समय मौजूद नहीं था। और इन्होंने कहा था शुरू में भी एक और चीज़ भी, कि उस समय जो भी जीव बने थे वे सभी जीव ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट नहीं थे। उनमें संश्लेषण की क्षमता थी जीव संश्लेषण की, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड से वो अपना संश्लेषण कर सकते थे, एनर्जी प्राप्त कर सकते थे। अभी हम लोग तो ऑक्सीजन लेकर ना एनर्जी प्राप्त करते हैं, भोजन को ऑक्सीडेशन कराकर। उस समय रिडक्शन होता था, और रिडक्शन के द्वारा ही जीव अपना भोजन प्राप्त कर लेते थे। इसलिए उस समय की बात करते हैं कि अपचायक स्थिति थी। अभी उपचायक स्थिति अभी भी हमारे यहाँ विद्यमान है। तो ये था, मैंने कुछ आप लोगों को मत के बारे में बताया। एक और बात करूँ, यूरे एक आए थे, यूरे ने भी कुछ अध्ययन किया था, मैं उसके बारे में भी आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, यूरे ने पृथ्वी के निर्माण की समस्या का गहन अध्ययन किया है। उनका निष्कर्ष जो है ओपेरिन के सिद्धांत के समान ही है, कोई अधिक नहीं है। यूरे का मत विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के ऊष्मागतिकी एवं वर्तमान समय में मान्य पृथ्वी के निर्माण क्रिया विधि पर आधारित है। ऊष्मागतिकी और पृथ्वी कैसे बनी, इन्हीं पर आधारित है। जीवन की उत्पत्ति के विषय में भली बात समझने के लिए वर्तमान में सर्वप्रथम पृथ्वी के निर्माण के बारे में भी अध्ययन करना जरूरी है, जो यूरे कहते हैं, है ना। और इन्होंने साफ साफ कहा था, आधुनिक वैज्ञानिक भी, कि ये सब जो स्वतः जनन की बात कर रहे थे या कॉस्मोइक जीवन की उत्पत्ति की बात कर रहे थे, ये संभव नहीं है। काफ़ी हद तक अगर बात करें तो हेल्डेन का मत, ओपेरिन का मत और चार्ल्स डार्विन का जो मत था, इन्हीं के मतों पर आधारित जो है हम आगे का रिसर्च जारी रखेंगे, है ना। आदि पृथ्वी और आदि वायुमंडल के बारे में भी और आदि समुद्र के बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन आज नहीं, अगले दिन, है ना, कि पृथ्वी सबसे पहले कैसी थी। आखिर इन सब का किसको मान्यता दे, किसकी बात माने नहीं माने,
तो इसकी मान्यता को दिलाने के लिए हमको इन तीनों के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। किस किस के बारे में? कि हमारी पृथ्वी बहुत पहले कैसी थी, हमारा वायुमंडल बहुत पहले कैसा था, और हमारा जो है समुद्र बहुत पहले कैसा था। तब हम जाकर ठोस निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि इनमें से किन किन का मत जो है मानने योग्य है और किन का नहीं है। लेकिन कल तक का वेट करें, कल मैं इस बात को और भी क्लियर कर दूंगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।